लास्ट पॉइंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफी में आपके पास जो क्रोमा वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? क्रोमा वर्ड किस लिए लगाते हैं? इट इज़ फॉर द कलर। क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक कलर बेसिस पे इसको आप आइडेंटिफाई करते हो। लिसन, इसका प्रिंसिपल क्या है? सबसे मेन ये आना चाहिए, और ये क्रोमेटोग्राफी +2 में भी रिपीट होगी इन द आइसोलेशन ऑफ द मेटल्स। ठीक है, सी देखो सबसे पहले थोड़ा जरा समझना। मान लो आपके पास ना कोई फ़िल्टर पेपर है और आप फ़िल्टर पेपर को रखते हो वाटर के अंदर, तो क्या होगा? हाँ, वाटर को वो एब्जॉर्ब करेगा और वाटर जो है फ़िल्टर पेपर में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। बाय विच एक्शन? कैपिलरी एक्शन। बाय द कैपिलरी एक्शन वाटर विल स्टार्ट टू राइज इन द फिल्टर पेपर। एंड देखो अब मैं एक नई टर्म ले रहा हूँ, आपने आज तक पढ़ा होगा वर्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के साथ में एक होता है एडी, एडजॉर्प्शन। फ़र्क होता है एब्जॉर्प्शन में और एडजॉर्प्शन में। देखो जैसे मान लो ये चौक है, ठीक है, इसको मैं अगर किसी इंक के सोल्यूशन में रख देता हूँ, चाहे ब्लू इंक हो, रेड हो, कोई भी इंक हो, तो क्या होगा? इंक पार्टिकल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? इसके सरफेस के ऊपर। उसके बाद आहिस्ता 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 ये आपको इंक जो है अंदर की तरफ चलती दिखाई देगी। तो सबसे पहले ना पार्टिकल कहाँ पे लगे हैं? सरफेस पे। एक्चुअल में जो ना एडजॉर्प्शन, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। एंड व्हाट इज एडजॉर्प्शन? कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अगर मान लो मैंने ये चौक होल्डर को यहाँ रख दिया बुक के ऊपर, ये क्या हो गई? एडजॉर्प्शन। मीन्स दो सरफेस आपस में मिले, वो क्या होती है? एडजॉर्प्शन। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ रखे हुए हैं आपके शेल्फ के ऊपर या आपके बुक के ऊपर या टेबल के ऊपर, वो वाटर और टेबल में क्या हो गई है? एडजॉर्प्शन। और जो पार्टिकल इसके अंदर चले गए वो क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क मीन्स लार्ज अमाउंट में, मैक्सिमम पार्टिकल अंदर जाएंगे ना, वो है एब्जॉर्प्शन। जो सरफेस के ऊपर रहेंगे वो क्या होती है? एडजॉर्प्शन। और सपोज करना, ऑल्दो मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल कल यहीं पर ही, आपके पास मान लो एक ये बीकर है, चलो ठीक है, और इस बीकर में आपने क्या लेना है? वाटर ले लेना है। ये वाटर ले लिया और इसमें आपने एक, ऑल्दो देखो वैसे तो लॉजिकली हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है एक क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप, बट हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल पेपर, कैसा पेपर हो जिसमें ना वाटर आराम से राइज कर सके, वो लेता हूँ। तो क्या होगा अब देखना, यहाँ तक है लेवल वाटर का। आपने यहाँ पर कोई भी डाई मीन्स कलर या इंक का एक स्पॉट लगा देना है। लेकिन ज़रा ध्यान रखना, देखो ये प्रैक्टिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा ये जो इंक है वो कैसी है। अगर तो ये आपकी जेल है, तो यूजुअली जेल में क्या है? आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, और वाटर क्या है? पोलर। उसके साथ ये राइस मीन्स क्या होगा? देखो जरा समझना, ये इंक है। अब जरा समझना, ऐसा नहीं है कि इंक अगर रेड कलर की है तो उसमें एक ही कलर है, उसमें कई अलग अलग कलर्स का मिक्सचर हो सकता है। और फिर भी हो सकता है कई बार, देखो आज टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, अलग अलग टाइप की इंक आ गई है, वी डोंट नो अबाउट ऑल थिंग्स, मे बी उसमें एक ही कलर हो। तो उससे बचने के क्या करो आप? वहाँ पर 3-4 इंक की स्पॉट्स लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा? वाटर जब राइज करेगा इस स्ट्रिप में ऊपर की तरफ, तो वाटर के साथ में इस इंक के अंदर मान लो रेड, ब्लू, ग्रीन इस टाइप के 4 कंपोनेंट्स थे। वो अलग अलग, मान लो कि रेड वाला इंक यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, ब्लू वाली यहाँ, ग्रीन वाली यहाँ, येलो वाली यहाँ, वाटर यहाँ तक जाएगा। कभी वाटर जो है वो यहाँ तक जाएगा, ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि यह नहीं है कि वाटर यहाँ तक गया और इंक यहाँ पहुँच गई, नामुमकिन है, क्योंकि इंक तो क्या है? वाटर के साथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मान लो इंक के अंदर अलग अलग आपकी डाइस थी, तो वो अलग अलग डाइस कहाँ इकट्ठी हो गई? अलग अलग डिस्टेंस पे। अब ये अलग अलग डिस्टेंस पे क्यों हुई? तो उसका रीज़न होता है कि अलग अलग डाई की ना एडजॉर्प्शन पावर अलग अलग है। कौन सी पावर? एडी, एडजॉर्प्शन मीन्स ट्रैवल करने की, किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। जिसकी पावर सबसे हाई थी वो यहाँ पहुँच गया,
जिसकी पावर सबसे कम थी वो यहाँ रह गया। और यही प्रिंसिपल है इस मेथड का। व्हाट इज द प्रिंसिपल? देखो प्रिंसिपल वो होता है जिस चीज़ के ऊपर वो मैकेनिज्म काम करता है। जस्ट सपोज करना, ठीक है, मान लेता हूँ कि कोई भी इंक है ए आपके पास और उसमें 4 कंपोनेंट्स है 1 2 3 4। मीन्स मैं कोई एग्जांपल लेने रहा हूँ, जस्ट जनरल। और चारों कंपोनेंट की एडजॉर्प्शन पावर सेम है, तो क्या आप उन्हें अलग कर सकते हो? कर लोगे? क्यों? तो उससे क्या होगा? चारों एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मान लो सबकी पावर ये है एडजॉर्प्शन, तो यही इंक 1, यही 2, यही 3 और यही और इकट्ठी हो जाएंगी। आप अलग तब करोगे जब वो अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर के इकट्ठा हो। तो यही प्रिंसिपल है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? डिफरेंस इन द एडजॉर्प्शन पावर, डिफरेंस इन द, और ये क्वेश्चन आएगा +2 में आपके पास। व्हाट इज द प्रिंसिपल, जो आते हैं यूजुअली क्वेश्चंस +2 बोर्ड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन एडजॉर्प्शन पावर ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ जरा ध्यान रखना, हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं हर बार वाटर ही लें, हमें यहाँ सोलवेंट, एसीटोन, ईथर या अल्कोहल भी लेना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा किस टाइप की इंक है। अगर मान लो इंक कैसी है, नॉन पोलर, जैसे होता है ना कि जो बॉल पेन होता है, क्या ये पानी में घुल जाता है? नेवर। आप बॉल पेन को अगर ना, बॉल पेन की जो इंक है डालो पानी में और लगाओ, पेपर पर लगाओ, क्या फैलेगी? वो बहुत कम फैलती है, ना के बराबर। तो उसकी एडजॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो काम नहीं करेगा। तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? फिर सोलवेंट को चेंज करना पड़ेगा। आप नॉन पोलर सोलवेंट ले लो, जैसे कि एसीटोन ले लो, जैसे कि ईथर ले लो, या फिर बेंजीन CCl4। तो इसलिए अलग अलग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था आपका जस्ट एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक थी क्रोमेटोग्राफी। फिर भी इतना कोई मुश्किल है नहीं, ये आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। कैसे? मैं आप जैसे ना वो होता है ना आपका एक ब्लैक टाइप का पेपर होता है जो रफ नोटबुक का होता है आपका, तो उसको क्या करो आप, उसकी एक ऐसी स्ट्रिप बना लो, जैसे कि ये पेपर है मान लो, नहीं जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ आपको घर पे करने के लिए ट्राई करना। इस तरीके से आप एक स्ट्रिप बना लो, ठीक है, थोड़ा सा इतने रेंज में, और ये स्ट्रिप बना करके आप किसी भी ग्लास में रखो और उसमें वाटर लगा देना। अब मान लो वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, तो आपने यहाँ स्पॉट लगाना है इंक का। तो देखना आप वाटर आहिस्ता 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 ऊपर उठेगा, दैट इज़ नोन एज एडजॉर्प्शन। और फिर उस इंक के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। ये कर सकते हो, ऑल्दो वाइट पेपर में कम होगा क्योंकि देखो इसमें वाटर की राइज कम होएगी, ठीक है, इसमें मुश्किल होगा। और इंक भी आपको कौन सी लेनी है? जेल पेन वाली, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ कल करेंगे प्रैक्टिकल को। अब इसके बाद ये आपका एक पोर्शन खत्म हो गया, बस अब हमारा बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू CBSE ये सिलेबस से बाहर है, दिस पोर्शन इज नाउ आउट ऑफ द सिलेबस, एंड इसमें से +2 में भी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो ये पोर्शन करवा रहा हूँ मैं जस्ट ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ ना तो इसका लिंक +2 से है और इस साल के बोर्ड से बाहर है, बट टाइम काफ़ी है हमारे पास, टाइम है फेब तक का लास्ट का, तो कर लेते हैं। देखो जो लास्ट पोर्शन है ना, इट विल इंक्लूड द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप देखो 2 वर्ड हो गए आपके पास, और ये वर्ड बहुत ही जर्नल से होते हैं यूज़। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ऊपर से एनालिसिस, इसका मतलब क्या हुआ? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? बताओ भाई। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो मीनिंग ऑफ एनालिसिस मीन्स ऑब्जर्वेशन। हम कहते हैं कि आई एम एनालाइजिंग यू, मीन्स ऑब्जर्विंग, केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू गेट सम रिजल्ट, टू गेट सम रिजल्ट, आफ्टर दैट देयर शुड बी सम रिजल्ट। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्व करते रहो, हाँ भाई बाहर दिख रहा है क्या हुआ, आई एम मीन्स मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
अरे किसको कर रहे हैं पता नहीं है, बस ऑब्जर्व कर जा रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या निकला, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन जो है और क्या उसका रिजल्ट है, वो होता है एनालिसिस। और देखो वर्ड में ही काउंट है क्वांटिटी और क्वालिटी। देखो क्वांटिटी मीन्स मान लो मेरे पास ना, इसे ये देखो ये रहा, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये रहा, ये COOH ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको इसमें से 2 स्पून दे दिए, पीना नहीं है। 2 स्पून किस लिए दिया है, आपको पता लगाने के लिए, ये बताओ इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ऑल तो पता है सबको, बच्चे होशियार हैं हमारे वाले, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है। फॉर्मूला क्या है ऑक्जेलिक एसिड का, या फिर इसको बोलते हैं C2H2O4। तो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। बाय द यूज ऑफ वेरियस टेस्ट यू कैन इजीली फाइंड आउट, वही करवाना है मुझे आपको। तो जब आप ये पता लगाओ कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट हैं, तो उसकी क्वालिटी आ गई भाई, इस चीज़ से बन के बना हुआ है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड सेगमेंट, ये पता लगाना हो कि कार्बन कितने % है, हाइड्रोजन कितने % है एंड ऑक्सीजन कितने % है, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दोनों ही पोर्शन करने हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, किससे करें भाई, चलो आप लोग कह रहे हो तो क्वालिटेटिव कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले कर लेते हैं, जो बच्चे कहेंगे वही होगा, पता ही आपको। मेजोरिटी, कई बार हमें माइनॉरिटी माननी पड़ जाती है ताकि माइनॉरिटी वाले बेचारे गुस्सा ना हो जाएं, ठीक है, डिपेंड करता है कई बार किसकी माननी है। तो अब की बार मानते हैं जो मेजोरिटी है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो एक बात ज़्यादा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज़ तो मस्ट रहेगा, कौन सा कंपोनेंट, कार्बन। कार्बन के बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। उसके बाद हाइड्रोजन हो भी सकता है ना भी हो। अब सबसे पहले पता लगाना हो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, देखो ठीक है लेकिन हमें ऐसे नहीं कि है तो ठीक है, अभी हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हो सकता है कंपाउंड ऑर्गेनिक ना हो, वी डोंट नो। तो पहले पता लगाना है आपने प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे कार्बन हाइड्रोजन का, देखते हैं। बहुत ही आसान सा एक सेटअप है, वो पहले बनाते हैं। देखो आपने ना एक ट्यूब लेनी है, ये ट्यूब है, ठीक, और इसमें यहाँ पर ये इसको बोलते हैं चाइना डिश, रखा हुआ देखो आप, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको, वो होती है ना एक, हाँ दिखाएंगे आपको, चाइना डिश होती है, उसको आप हीट करो टूटती नहीं है, दैट इज मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है। तो चाइना डिश में आपने क्या करना है कि यहाँ पे चलो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया कोई भी, ठीक है, और फिर इस ट्यूब में रखा हुआ है और इसको हीट करना है आपने विद CuO क्यूपरस ऑक्साइड। अब सॉरी क्यूप्रिक आएगा, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड से हीट करना, स्ट्रॉन्ग हीट करनी है, बर्न नहीं करना। देखो अभी यहाँ एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, बच्चे सोचते हैं हीट का मतलब बर्न करना, नहीं। मान लो आप घर में खाना बना रहे हो, तो आपने जो नीचे बर्तन रखा हुआ है, जो खाना है उसमें आप उसको हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हो, हीट करते हैं। हीट का मतलब है कि बर्न नहीं करना, जस्ट उसको टेम्परेचर देना है। तो अगर हीट करोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, फिर तो कुछ और बन जाएगा वहाँ पर। अब सुनो, इसको नीचे से आप लैंप वगैरह जो भी लगाओगे, बहुत स्ट्रांगली हीट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस CuO। अब देखो जरा समझना, ये इसको इनक्लोज करने के लिए, ताकि इधर से आपके पास कुछ बाहर ना जाए। अब सुनो क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे बात वही है कि इफ़ इट इज़ टर्न होगा, ये क्या, इफ़ कार्बन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इसे हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, उस कंपाउंड में से कार्बन बाहर आएगा, इधर से CuO टूट जाएगा, इट विल प्रोड्यूस O2। तो क्या होगा, यू नो कि हमेशा कार्बन की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है विद द ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, CO2।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप CO2 को देख के पता लगा लोगे कैसी, हाँ जी CO2 है, ऐसा नहीं, अभी आगे पता लगेगा। और ऐसे ही अगर इसमें हाइड्रोजन हुआ, हीट करोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को, H प्रोड्यूस हुआ, इधर से इसको हीट करोगे, क्या प्रोड्यूस होगा, O2, ये H2 और O2 मिलेंगे, क्या बना देंगे, H2O, इसको बैलेंस कर लोगे आप, ठीक है, ये वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर इस चैम्बर में जहाँ हीटिंग हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड की विद द CuO, आपके पास दो कंपोनेंट CO2 और H2O प्रोड्यूस हो गए और दोनों ही वेपर फेज में होंगे। यहाँ वाटर नहीं कि वाटर बन जाएगा स्टीम की फॉर्म, मतलब बहुत ही कम वेपर होंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई बारिश हो जाएगी पानी की, थोड़ा सा कंपाउंड था और वही यूज़ हो गया हमारे पास। नाउ सी, देखो भाई करना क्या है आपको, लिसन देवेंद्र, नाम खराब होता है ऐसे आपका। अब क्या होगा, यहाँ CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा, यहाँ हीट है, पता ही आपको, गैस जो है वो जहाँ पर हीट होगी वहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ पर कूलनेस होगी, तो क्या होगा, ये CO2 और H2O इस ट्यूब से पास करेंगे क्योंकि यहाँ प्रेशर बन जाएगा वैसे भी, तो इस तरफ चलेंगे। अब देखो ये वेपर की फॉर्म में होंगे। ये है आपके पास कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। अब वैसे आपने देखा है कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल, बिल्कुल ऐसा चॉकलेट जैसा, ये वाला ब्लू, पर ये ब्लू नहीं है। कहीं जी हमें कल तो कहा था सर आपने ब्लू होता है, आज ये कैसा कलर आ गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही कलर मिलेगा, ये वाला ब्लू। और कहीं कहो जी रेडिश ब्लू, बच्चे भाई कोई सा ब्लू बोल सकते हैं, तो उसको अगर आप हीट कर दो ना तो ऐसे वाला वाइट हो जाएगा, ये जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से वाइट हो जाएगा, दिस कलर विल चेंज इनटू दिस, ठीक है। और अगर दोबारा से आपने, जो कि ये बन चुका है, उसमें दोबारा से डाल दिया पानी, दोबारा से फिर ये बन जाएगा, तो ये होगा। इसका मतलब ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट वर लिंक्ड विद द कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स, और जब आप हीट करोगे तो वो उड़ जाएंगे, कलर क्या आ जाएगा, वाइट हो जाएगा, कलरलेस। सेम केस यहाँ अभी हमारे पास है एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस मीन्स इसमें से वाटर बाहर निकाल दिया, तो कलर कैसा होगा, वाइट। अब जब यहाँ से गैस पास करेगी, दोनों करेंगे, CO2 भी पास करेगा और H2O के वेपर्स भी करेंगे, H2O के वेपर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि जरूरत है वाटर की, एंड इट विल चेंज इनटू अगेन ब्लू। और अगर आपका कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस होता है जिसका कलर वाइट हो, अगर वो ब्लू में चेंज हो रहा है, साफ समझ जाना वाटर है। अब दिमाग लगेगा, अगर वाटर है, आपने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मीन्स CO ने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में तो केवल हाइड्रोजन ही तो है जो वाटर बना सकती है। ये हुई ना है कि वाटर मतलब कि ऑक्सीजन प्लस कुछ और एलिमेंट लोगे बन जाएगा वाटर, क्या चाहिए आपको, हाइड्रोजन। तो क्या पता लग गया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो ये पता लगाया हमने वाटर का, लेकिन पता क्या लगा, हाइड्रोजन का। तो पता ही चल गया आपके पास है एक चीज़ का कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास सर्टनली हाइड्रोजन तो है ही है। अब दूसरी बात, अगर ये ऑर्गेनिक है, सच में ऑर्गेनिक है, तो फिर इसके पास कार्बन तो होना ही चाहिए था, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते बिना किसी प्रूफ के कि है या नहीं है। अब प्रूफ क्या है, दोबारा से अगर इसमें कार्बन हुआ होगा तो क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, CO2। अब वो CO2 को कॉपर सल्फेट तो एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करेगा। अब बताइए आपको कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बहुत आसान है, लाइम वाटर टेस्ट, जिसमें अगर आप लाइम वाटर में CO2 को डिजोल्व कर दो तो क्या होता है, मिल्की वाइट, मिल्की वाइट, बहुत सारे वाइट होते हैं, मिल्की वाइट, ठीक है ना। तो मिल्की वाइट कलर बनेगा, क्यों बनेगा, कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन कौन सी होगी। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइम वाटर, CA, हाँ ये फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, स्लैक लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। CaO इज नोन एज क्विक लाइम,
CaO क्विक लाइम होता है, CaOH होल ट्वाइस इज स्नेक लाइम। अगर मैं सिंपल बोलूँ लैंग्वेज में, चूने का पानी, सिंपल लैंग्वेज, CaO इज चूना, उसको डाल दो पानी में, उसमें तो बनेगा वो CaOH होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। और जब ये CO2 यहाँ पे आएगी तो CO2 से क्या है भाई, CaCO3 प्लस वाटर बन जाएगा। तो CaCO3 क्या होता है, मार्बल, कलर क्या होता है उसका, वाइट, तो वो यहाँ पर आपको अपीयर हो जाएगा। और अगर मिल्कीनेस आ रही है तो प्रूफ तो ये हुआ है कि CO2 है, बट CO2 की प्रेजेंस क्या बता रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। इतना आसान सा टेस्ट था, आई थिंक इसमें कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं समझने वाली। हो गया, यही दोनों कन्फर्मेशन हो गई कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये देखो, इस चीज़ से समझाना, आपने 10th में किया भी होगा कि जैसे देखो, अब तो ये फैशन है, वैसे तो यहाँ मैं कहूँ कि एक न्यू सोसाइटी की एक डिमांड बोल लो कि हम घर में क्या करवाते हैं, पेंट वगैरह, बट डिस्टेम्पर या पेंट से बहुत ज़्यादा बेटर होता है क्या, वाइट वॉश करवाना। वेरी गुड, क्यों, वाई वाई डूइंग दिस वाइट वॉशिंग इज मच 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 बेटर फॉर द एनवायरमेंटल इश्यूज। टेंथ में बताया था, भूल गए हो इसलिए। मतलब आपका घर जो है फायर प्रूफ हो जाएगा। कुछ आ रहा है, चलो मैं पूरा ही याद दिलाता हूँ आपको। देखो, हमारा आज का सबसे बड़ा इशू अगर बात की जाए एनवायरनमेंट में तो ग्लोबल वार्मिंग है, और उसका रीज़न क्या है, CO2। देख लिया आपने, ये जो आपने जब किया वाइट वॉश, तो ये किया, इसने क्या ऑब्जॉर्व कर लिया, CO2 को, तो ये आपके आसपास की CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये CO2 को ऑब्जॉर्व करता है, इसीलिए देखो, अब देखा होगा आपने, जब आप वाइट वॉश करते हो उसका कलर लाइट ब्लू होता है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वाइट, क्योंकि वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो फिर आज का ये आपका लेक्चर पूरा यही होता है। आज हमने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की क्वालिटी मींस प्रेजेंस को विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ठीक है। तो बाकी और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी के लिए कल टेस्ट करेंगे। कल तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल अपना आप लेके आनी मैनुअल आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू।